तो हे गाइस, वेलकम टू हिंदी पॉडकास्टर शो। और जो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मतलब उनके बारे में कहा जाए तो गली से दिल्ली तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। बॉलीवुड से नेटफ्लिक्स तक उनके गानों ने प्यार पाया है। तो आज के जो गेस्ट हैं हमारे अम्बेडकराइट रैपर श्री विपिन तातर जी। तो विपिन भाई, आपका स्वागत है हमारे शो में, मैं हिंदी पॉडकास्टर शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो विपिन भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मेरे को अभी जो रैपर विपिन है, इसको पूरे इंडिया में सब लोग जानते हैं। बॉलीवुड से लेके नेटफ्लिक्स तक विपिन अपना मतलब लिरिक्स से लेके म्यूजिक का डंका बजा चुके हैं। तो मेरे को रैपर बनने से पहले का विपिन जानना, कि रैपर बनने से पहले का विपिन कैसा था, उसका बचपन कैसा था, उसकी स्कूली शिक्षा कैसी थी, 10वीं तक विपिन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या चैलेंजेस थे, उसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने ये चैनल पे मुझे बुलाया और मेरी मुलाकात लेने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया। तो मेरी जर्नी जो थी, जो अभी तक के यहाँ तक के रैपर बनने से पहले मैं एक साधारण लड़का था, बस्ती का लड़का था। और मेरी जर्नी बोले तो जो हमारा स्कूल था, पप्पा की एक चाय कैंटीन थी हमारी दयासागर हॉस्पिटल के पास। हमारा एक गांव है दामन गांव, रेलवे के पास चांदूर कर तिउरा करके। तो वहाँ से मेरे पप्पा शादी करके आए और अमरावती की एक सिटी में, वहाँ पे सिद्धार्थ नगर पॉलिटिकल टेक्निक के पीछे जो था वो ऐसे बस्ती बिट रही थी। तो वहाँ पे मेरे पप्पा ने एक बस्ती में घर लिया, मतलब घर बांधा। साड़ी का पहले हुआ, फिर मिट्टी का बना। फिर वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई। बस्ती का एक मेरा लड़का था, फिर चाय कैंटीन मेरे पप्पा ने वहाँ पे डाली। तो चाय कैंटीन पे हम जाते थे, मेरा भाई, मैं, मेरी दीदी, मम्मी, सब हम चाय कैंटीन को जाते थे। चाय का पप्पा की मदद करते थे। पर पप्पा का ऐसा बोलना था कि मेरे बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ने चाहिए, है ना। मतलब शून्य से एक विश्व निर्माण करने का उनका एक प्लान था। पर जैसे ही हमने पप्पा ने एक इंग्लिश स्कूल में हम तीनों को डाला, तो वहाँ पे फीस का बहुत वांदे हुए, ये सब बातें हुए। वो कौन सा स्कूल था? उद्वानी स्कूल था हमारे सिद्धार्थ नगर को लग के सिंधी एरिया में। हमारे सिद्धार्थ नगर लग के एक सिंधी एरिया है और ये सिंधी कैंप है। तो वहाँ पे दो तीन स्कूल, एक उद्वानी करके स्कूल था। तो हमारे तीनों का एडमिशन वहाँ पे किया था, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड। तो वहाँ पे वहाँ का जो वातावरण था, सभी बड़े बड़े लड़के थे, बड़े बड़े घर ओके। के ये थे, और हम थे बस्ती के सब। बराबर। तो घर पप्पा की इच्छा थी कि इंग्लिश मीडियम में इनका एजुकेशन होना चाहिए। पप्पा बहुत मेहनत करते थे वहाँ पे। पर कुछ कारण के वजह से, फीस के कारण के वजह से हम तीनों को वहाँ से निकाला। तीनों को निकालने के कारण फिर हम चले गए गवर्नमेंट स्कूल में। दीदी और भाई विकास विद्यालय में थे, मैं था 17 नंबर स्कूल में। तो फिर उनका एजुकेशन 5वीं 6वीं तक वहाँ पे होने के कारण वो उनको इंग्लिश का ज़्यादा ये हो गई थी, मतलब आदत हो गई थी। हाँ। तो मराठी उनको जम नहीं रही थी। फिर पप्पा ने फिर से उन दोनों को, विकास और मेरे जो दीदी है शीतल, उन दोनों को इंग्लिश मीडियम में फिर से डाला उद्वानी में, और मैं वहीं पे था 17 नंबर। तो ऐसी एक जर्नी थी। उसके पहले फिर मुझे कलाकार में ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब आर्टिस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट था। पढ़ाई में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। जैसे मेरा भाई और मेरी दीदी पढ़ाई में इंटरेस्टेड थे, पर मेरा ऐसे ज़्यादा कुछ मार्क्स नहीं आते थे पढ़ाई में। कुछ मैं रोते रहता था बचपन में। स्कूल में भी मार खाते रहता था, टीचर के पनिशमेंट्स वगैरह ये सब। पर जब कुछ भी स्कूल में कुछ इवेंट रहता था, गैदरिंग वगैरह या एनुअल फंक्शन वगैरह, तो वहाँ पे मैं पहला नंबर था, डांस में, म्यूजिक में, ऐसे। तो तब से मुझे पता चला कि कलाकारी में अपन अच्छे है, पढ़ाई में अच्छे नहीं है। तो ये सब रैप वगैरह ये सब मेरे को पता ही नहीं था कि मैं रैपर बनूंगा करके ऐसा। तो पहले की जर्नी ऐसी थी, बस्ती के बच्चों के साथ में खेलना, चोरियां करना कुछ। एक बार तो मैं हमने क्या किया था, 17 नंबर स्कूल से हम आ रहे थे 5-6 बस्ती के बच्चे। फ्रेंड्स। तो बस सिंधी एरिया में एक किराना दुकान था, उनके चिप्स के और कुरकुरे के पैकेट्स पीछे रहते थे। वो हार चोर के हम घर के चले गए। तो सिंधी एरिया का फिर वो दुकान वाला घर तक आया कि तुम्हारे लड़की ने ये ऐसा किया वैसा किया। फिर मेरी मम्मी ने उसको ही गालियाँ दिया, तेरे को पता है, तेरे को समझता नहीं, कि फिर अंदर रख। तो ऐसा माहौल था मेरे बस्ती का। तो बस्ती बचपन की लाइफ ऐसी थी, मस्ती करना, कुछ टेंशन नहीं, ये नहीं। पर एक दौर ऐसा आया कि हमारी बस्ती उठने वाली थी। अच्छा। यस। तो फिर मेरे पप्पा जो थे,
वो आंदोलन में ज़्यादा मोमेंट्स में ज़्यादा काम करते थे और उनका पढ़ाई भी अच्छा था, मतलब पहले से ही वो ये हाँ ये सब बातों में इंटरेस्टेड थे, सामाजिक विषय में, लड़ाई में, मतलब है ना, हक के लिए खड़े रहते थे वो। तो हमारी बस्ती उठने वाली थी तो सब आंदोलन करने बैठ गए थे, लाठीचार्ज हुआ, यस। तो फिर मुझे दिखता था सब नीले झंडे, बाबा साहब का फोटो, फिर मेरे को सब प्रश्न आते थे कि क्यों हो रहा है ये सब बातें। तो फिर पापा ने बताया कि हमारी बस्ती उठने वाली है इसलिए अपन आंदोलन कर रहे हैं। तो वो जगह पॉलिटिकल, एक कॉलेज था हमारे पीछे, उनकी जगह थी। तो फिर अभी वो केस जीत गए शायद, या अभी भी केस चालू है वो। तो उसके लिए फिर तब से पता चला कि हमारे बस्ती में इतने सारे ऐसे प्रश्न हैं। फिर धीरे धीरे पता चला, स्कूल में भी पता चला कि हमारे साथ बस्ती के बच्चों के साथ में व्यवहार थोड़ा सा अलग था, कि ये भैया है, ये इस बस्ती में रहता है, मतलब तो ऐसा व्यवहार देखने मिलता था। तो वो चेहरा देख के पार्सलिटी वाला। चेहरा देख के बोल सकते हैं, बस्ती देख के बोल सकते हैं कि ऐसा है। तो तब से मेरे को फिर धीरे धीरे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है भाई। तो फिर तब से मेरी जर्नी थोड़ी चेंज हो गई। फिर मैं फिल्म लाइन में घुसा, वेडिंग इसमें घुसा, वीडियो शूटिंग शूटिंग करना, एडिटिंग करना, ये मेरे को अच्छा लगता था, पिक्चर देखना अच्छा लगता था। फिर तब से मेरे को इंटरेस्ट आया फिल्म मेकिंग में। फिर मैं पंकज धंधर करके है एक सर, जानता हूँ मैं। तो उनके उनके पास एक कोर्स था, तो उसमें उसमें मैं शूटिंग और वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया। फिर वहाँ से और इंटरेस्ट हुआ, फिर बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स, वेडिंग्स के काम, ऐसा करके वीडियो एडिटर करके मैं जॉब करता था, फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटिंग करता था, शूटिंग्स भी करता था। फिर तब जाके मेरे को ये सीख गया था मैं, वीडियो एडिटिंग और ये सब। और एक ऐसा था कि मैं मेरी 10वीं हो गई सिंधी इंडिया हाई स्कूल में। 17 नंबर स्कूल में था मैं, 5वीं 6वीं तक। फिर 6वीं से लेकर 10वीं तक सिंधी इंडिया स्कूल में, हमारे एरिया में सिंधी स्कूल थी। तो सिंधी हिंदी दोनों पढ़ाते थे वो। और फिर 11वीं में मैंने लिया वीएमवी कॉलेज में एडमिशन। फिर वहाँ पे कुछ दोस्त बने। फिर वहाँ पे एक मेरा दोस्त था चार्ली, फिर वो रैप लिखता था। फिर उसको पता चला कि विपिन भाई शूटिंग और एडिटिंग करता है। तो फिर उसने मेरे को सुनाया रैप कि भाई मेरा ऐसा एक रैप है, तो अपने को शूट करने का है, एडिट करने का है, तू कर देगा क्या? मैंने बोला ठीक है। पर उसके पास भी म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं था। फिर हमने स्टूडियो देखे, म्यूजिक के स्टूडियो। फिर पता चला एक रैपर है करके, और मतलब अमरावती के रैपर ने, मतलब कौन कौन किया है इधर शूट। तो सौरभ का नाम था, सौरभ था, दर्पण था। फिर हमको पता चला कि वीरू गावंडे करके एक स्टूडियो है। तो वहाँ पे हम गए। फिर उधर भी बजट बहुत ज़्यादा था म्यूजिक का, अरे बाप रे म्यूजिक को इतना खर्चा लगता है ये सब। फिर भी किया हमने, 5-6 हज़ार रुपये का म्यूजिक हुआ था। फिर वहाँ पे एक वर्ष कम गिर रहा था, मतलब थोड़ा सा ये हो रहा था। फिर मैंने कुछ लिख के दिखाया वहाँ पे जगह पे। तो हाँ। फिर लिखा 4-5 लाइन, तो अच्छे लगे उनको, तो बोले तू भी गा। फिर हम दोनों का मिक्सअप एक रैप बना अमरावती करके, ऐसे ही यार हो गया हरी करके। अच्छा। तो उसने लिखा था, चार्ली ने पूरा रैप लिखा था, पर थोड़ा सा पैच मेरा था उसमें। तो फिर तब से मेरे को पता चला कि मैं लिख भी सकता हूँ, ये भी हो सकता हूँ। फिर वहां से रैप की जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ, पर बचपन में भी बहुत इच्छुक था मैं, कायल था, ऐसे गाने बनाता था किसी के पप्पा के नाम पर, ऐसे स्कूल में। हाँ, किसी का नाम गिर गया तो उस पे गाने बनाते थे। किसी का ना कोई मोटा मोटा है लिख रहा है तो आलू आलू, ये किसी का नाम विक्की है तो विक्की चिक्की रिक्की पिक्की, ऐसा कुछ करके हम गाने बनाते थे मैं। तो फिर पता चला कि मैं लिख सकता हूँ, राइमिंग कर सकता हूँ। फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा। यस। तो आज के दौर में जो इंडिया में जो रैप म्यूजिक है वो अभी ग्रूमिंग स्टेज पे है। मतलब जितना फॉरेन कंट्री में अमेरिका के जैसा यहाँ पे अभी रैप म्यूजिक ने उतने पैर नहीं फैला दिए हैं। तो अगर यहाँ पे इंडिया में अगर यार रैप सीन को अपन देखते हैं तो कोई भी बंदा अगर इस फील्ड में आता है तो ज्यादा से ज्यादा अगर अपन सोचते हैं तो पहला तो एक तो डिस ट्रैक निकालेगा अपने होमीज के ऊपर या किसी को डिस कर देगा, या दूसरा ज्यादा से ज्यादा वो ब्रेकअप सॉन्ग बना देगा गर्लफ्रेंड के ऊपर, उसका ब्रेकअप हो गया है। लेकिन ऐसे इस टाइम में भी आपने अपना खुद का एक नया रास्ता बनाया है। आपको एक पूरे इंडिया में या इंडिया से बाहर भी नेटफ्लिक्स देखा जाता है, वहाँ पे भी आपको एक अम्बेडकर रैपर करके विपुल को पहचाना जाता है।
तो ये अम्बेडकर रैपर आपने जो अभी जो ये जो एक मैं तो आपको अभी का मॉडर्न शायर समझता हूँ मेरे हिसाब से, जो बाकी जैसे अन्ना साठे वगैरह शाहिर अमर शेख वगैरह, तो मैं आपको भी एक वैसा एक मतलब एक शायर समझता हूँ जो रैपर भी है लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए बात करता है, अपने लोगों के लिए बात करता है। तो ये जॉनर आपके दिमाग में कैसा है कि मेरे को बाबा साहब के ऊपर लिखना है या अपने समाज के लिए लिखना है, आंदोलन के लिए लिखना है, तो ये ऐसा ये कहाँ से आया आपको, मोटिवेशन कहाँ से मिला ये वाला? ये मेरे बस्ती से आया। मतलब हम भी पहले गाने हनी सिंह, बादशाह वगैरह इनके सुनते थे और उसी टाइप में मेरा पहला रैप था एरो की यारी जो अभी मैंने बताया। उसी में हमने कुछ लड़कियों के बारे में या कुछ ऐसे हमारे बारे में, तो वो भी कमर्शियल रैप जैसे ही हमने लिखा था, पर शुरुआत थी वो हमारी। पर जैसे-जैसे सिचुएशन हमको पता चली कि मेरे बस्ती में पीने का पानी भी नहीं है, पीने का पानी का नल भी वो नाली से होके आता है ना? हमारी बस्ती उठने के कारण हमारे लोग आंदोलन क्यों करते हैं? हमको इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? तो ये सब बातें ध्यान में रख के फिर मुझे लगा कि ये मुद्दे मुझे किसी रैप में नहीं दिख रहे, किसी गाने में नहीं दिख रहे और ये मेरे समाज के मुद्दे हैं, ये मेरे मुद्दे हैं, तो मेरे को किसी न किसी माध्यम से उसको लाना है। तो रैप मेरे को करते आता था, इसलिए रैप के वजह से मतलब रैप रैप के माध्यम से मैंने ये मुद्दे सामने लाए। ऐसा फिक्स नहीं था कि मैं अम्बेडकराइट रैपर बनूँगा या कुछ ये करूँगा। कारण मेरी तरह तकलीफ़ें थी, ये मेरे लोगों की तकलीफ़ें थी, जो लिख के वो प्रेजेंट कर प्रेज़ेंट हुआ। ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था। जो दिखा वो मैंने लिखा और वो जो लोगों को समस्याएँ दिख रही है आजू-बाजू ऐसी आप लिख रहे हैं, यस वही वही गाने बन रहे हैं। यस वही बन रहा था। ऐसा कुछ डिसाइड फिक्स नहीं था कि मेरे को ये करना है, कुछ नहीं है। पर हालात, परिस्थिति ने वो लिखने में मजबूर करा। हाँ, जहाँ से अपन लोग आ रहे हैं वैसा हम मैं भी जहाँ से आता हूँ, बस तो वहाँ पे जो समस्या है वही आपने लिखी, यस, यस। उसके गाने बन रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। पसंद आ रहे हैं या वो उनकी भी तकलीफ है, सभी बस्ती की तकलीफ है, इसलिए वो पसंद कर रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं, ऐसा है। तो वहाँ से मेरे ये शुरुआत हुई। यस। अभी मेरा जो सवाल है, अभी एक मूवी आई थी झूम, जिसमें सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन थे और जिसका डायरेक्शन श्री नागराजन नरवरे सर ने किया, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर भी अजय अतुल, मतलब सारे नेशनल अवार्ड विनर उसमें थे। नागराज सर ने 3 नेशनल ले लिया है, अजय अतुल के तो कितने नेशनल है। तो इतना बड़े मूवी में आपने सॉन्ग किया, उसमें आप लिखते हो कि तुम्हारी लंबी दीवारों पे हमारी सोच करेगी छेद। यस, तो ये मूवी का जो सॉन्ग है, तो ये आपके पास क्या है? इसका लिंक वगैरह कहाँ से लगा? कि विपिन वहाँ तक कैसे पहुँचा? नागराज सर के पास कैसे पहुँचा? तो कोविड कोविड का सीज़न था, मतलब हाँ, सब कोरोना वगैरह चालू था, लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हो गया था। उसके 2 महीने बाद सबकी परिस्थिति यही थी, उसमें सब घर बैठे हाँ, सब घर बैठे थे, सब नौकरी देख रहे थे। तो मैंने एक वीडियो एडिटर का जॉब देखा था पुणे में, तो मैं 2 महीने से वहाँ पे काम कर रहा था। फिर एक ऐसा गुडलक चौक में मैं घूमने गया था, कपड़े खरीदने वगैरह ऐसे। तो वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चालू था। तो हाथरस केस हुआ था उसमें। हाँ, हाथरस हत्याकांड। तो वो प्रोटेस्ट वगैरह देखने में मेरे को बहुत मज़ा आता है या इंटरेस्ट है उसमें सब कि हाँ, ये अपने ही लोग लोग हैं। बैठे हुए हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, किस विषय पे कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पे गया, फिर वो सब वहाँ पे गाने बोल रहे थे, सब विरोध कर रहे थे। फिर मैंने भी बोला कि मेरे को एक गाना गाने का है, लोकशाही करके मेरा एक गाना है। तो फिर मैंने वो गाया, वो सबको बहुत पसंद आया। फिर सबने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया, कहाँ से है तू, बढ़िया कर रहा है, ऐसा वगैरह। तो वहाँ पे एक दादा थे, वो भी देखने आए थे, साकेत कानेटकर करके, साकेत का जिन्होंने वो झूम मूवी का बैकग्राउंड स्कोरिंग बैकग्राउंड स्कोर कर। का काम किया। तो फिर उन्होंने भी बोला कि मैं तेरे को फॉलो करता हूँ, मैं तेरा काम बहुत अच्छा है वगैरह। तो अभी मैं झुंड का कर रहा हूँ करके। मैंने बोला बाप रे, ये तो हो गई बोला शूट, तो रिलीज भी हो रही। हाँ बोले, पर वो कोविड के कारण रिलीज नहीं हुई, अभी होंगी। तो उसका एक काम है, बोले तू कल स्टूडियो में आ जा, बोले करके घर पे आ जा। फिर वो मैं घर पे गया, उन्होंने मूवी दिखाई। तब तक बताया नहीं कि क्या करना है वगैरह, मूवी दिखाई वगैरह। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, नागराज सर बोल रहे कि एक एंड उसका प्रॉपर हो नहीं रहा, एक कुछ तो भी लाइन चाहिए या रैप चाहिए। तो फिर मेरे को म्यूजिक दिया, फिर मैंने उसी रात में उनको लिख के दिया, लिखी करके ऐसा हाँ पूछा उन्होंने। और ये सब स्टोरी बस्ती के लोगों की है, बस्ती के बच्चे की है, और बस्ती का बच्चा ही लिख सकता है वो गाना। तो फिर लेकिन उसके जो लिरिक्स है, वो एक रात में इतने भारी जो लिरिक्स आपने लिखे। यस, वो मूवी देखा था मैंने, वो मूवी देख के मेरे को एक आइडिया आया कि बस्ती के बच्चे, गाँव के वो बच्चों तो में अपनी जैसी स्टोरी है। यस, यस, इनको अगर चांस मिल जाए तो ये कुछ कर भी कर सकते सकते हैं। हैं। वैसे उनकी स्टोरी थी, जब बस्ती के जो नागपुर के जो लड़के हैं,
उनको अमिताभ बच्चन जी फुटबॉल के इसमें लेके जाते, नशे पानी से ये सब भटका के उनको एक लाइव स्पोर्ट की तरफ लेके जाते हैं, पर स्पोर्ट में भी वो अपनी कलाकारी दिखाते हैं। तो वो एक अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाते हैं। तो इनको अगर चांस मिल जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। वैसा ही एक चांस मेरे को मिला था, तो मेरे को प्रूफ करना था कि एक रात में मेरे को लिख के देना है। तो उन्होंने वैसे 2-3 दिन का टाइम दिया था, पर मैंने एक रात में उनको लिख के दिया था। तो बहुत अच्छा लगा उनको, और जो भी कुछ हो रहा था वो सब मेरे बस्ती का ही था। सॉन्ग्स के थोड़े लिरिक्स, एक दो लिरिक्स बताइए आप। हाँ, उसके कोई लिए पक्षी पिटर क्या है वो? उसका है, अबे चल बे हट बे देख, हम गिरेंगे 100 बार उठेंगे फिर भी दौड़ेंगे, भागेंगे सोचेंगे चिलेंगे बोलेंगे भिड़ेंगे लड़ेंगे, तुझ में दम है रोक के देख, ये लंबी तुम्हारी दीवारों पे हमारी सोच बनेगी रे छेद, देखो झुंड है फिर भी टीम है सेट, जो पट्टी रंग है सेट, ये भेदभाव वाली दीवार तेरी फटीली पहले से खुद से देख, हम उटक पटक पटक देते तू तो अपने घर का छोटे, 18 पगड़ लगते जिगर हाड हिडक पट्टी पिटक गूंज गूंज यहाँ बूंद बूंद, काले मिल के गली के गटर से उबर के चमक के आएला झुंड। बॉस। तो ऐसा ही था वो उनको बहुत पसंद आया था सर को। नहीं, ये रॉन्ग, जिसने भी सुना सबको पसंद है। ऐसे इनको थोड़ा मतलब कल्चर समझता है, जिनको थोड़ा साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, उनको सबको ही समझ में आएगा क्योंकि उसमें आपने 18 पगड़ भी बता दिया, शिवाजी महाराज की जो जाति की व्यवस्था थी, यस उसमें बाबा साहब भी दिखा दिए। यस, अभी बस्ती में कैसे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को जब मैं पढ़ता था तो वो 18 पगड़ जातियों को लेके चलते थे। बराबर है। तो मुझे एक एक लाइन में उसको डिस्क्राइब करना था कि हम सब साथ में हैं, और तो 18 पगड़ जाति 18 पगड़ रक्त जिगर, ये करके वो मैंने लाइन वहाँ पे ऐड किया था। अभी आपके करियर में अब जून जो आपने किया, जून का जो सॉन्ग किया, इसको ये सबको पता है कि आपने जून किया है, लेकिन आपने एक और किया है, और वो भी नेशनल अवार्ड विनर, मतलब अमोल कुलकर्णी सर, जो मेरे पसंदीदा उमेश कुलकर्णी सर, जो मेरे पसंदीदा डायरेक्टर है। मतलब उन्होंने मराठी को एक नेशनल अवार्ड का चस्का लगा दिया था एक टाइम में। और उनकी अभी वेब सीरीज आई थी मर्डर इन कोर्ट रूम, उसमें आपने एक सॉन्ग बनाया। यस, तो ये भी लिंक कैसे आपको मिली बात? एक्चुअली शायद मुझे लगता है नागराज सर ने ही उनको मेरा कॉन्टैक्ट दिया होगा या काम दिया होगा। जब वो विदर्भ के नागपुर की स्टोरी थी अक्कू यादव की, तो 200 की 300 महिलाओं ने उसका कोर्ट में मर्डर कर दिया था। तो उनको विदर्भ का ये रैपर चाहिए था, मतलब, और वो भी सोशल रैपर होना चाहिए था कि उसको ये सब बातें पता हो, ये सब नॉलेज पता हो। तो फिर उन्होंने कांटेक्ट किया मेरे से कि ऐसा ऐसा, उन्होंने पहले बताया नहीं कि ये नेटफ्लिक्स के लिए है करके, वैसे एक डॉक्यूमेंट्री है उसमें एक गाना चाहिए तुम्हारा। तो फिर मैंने वो लिख के दिया, उन्होंने विषय बताया, कुछ सीरीज के सीन्स बताए, फिर मैंने भी स्टडी किया उस केस के बारे में। फिर वो रैप मैंने लिखा, 1 महीने का टाइम दिया था हमको, 1 महीने का। फिर उसके बाद में वो रिलीज होने के बाद में पता चला कि वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाला है। तो फिर और अच्छा लगा मेरे को कि अ, बस्ती के लड़के का रैप भाई नेटफ्लिक्स पे। कल तक अपन नेटफ्लिक्स का रिचार्ज मांगते थे किसी का यूजर आईडी पासवर्ड, फिर उस पे अपना रैप तो जा रहा है 190 देशों में वो। देखा जाता है। यस, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। होते गया वो, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। रिलीज होने के बाद पता चला कि ये नेटफ्लिक्स का काम है कर। अच्छा। यस, तो उमेश सर, नागराज सर का, इनको तो मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे डायरेक्टर है इसलिए हमको चांस मिल सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इनकी जगह कोई दूसरा डायरेक्टर होते थे तो मेरे विषय को ये ले सकते थे इतनी लंबी सोच भी होनी चाहिए। ये जो है ये माटी से जुड़े हुए इंसान है। यस, और उनके जो मूवीज भी अगर उनकी मूवीज भी देखे अपन, तो माटी से जुड़ी हुई मूवी को उन्होंने नेशनल मिला के दिया है। ऐसा कमर्शियल वगैरह नहीं बनाते, वो फेक वगैरह वाला ज्यादा, रियलिटी जो रियलिटी पे है और जो समाज से जुड़ी हुई बातें वही दिखा। वो ये दिखाते हैं। तो उनको दिल से मेरा धन्यवाद है, या मतलब रिस्पेक्ट है उनके बारे नहीं में। नहीं, टैलेंट वैसे आपके पास टैलेंट है, और वो पहचानने वाले हैं। जैसे हीरे को जौहरी पहचान सकता है, तो वो माटी में का जो टैलेंट है, तो वो दोनों डायरेक्टर है जो पहचान सकते हैं। यस, वही वो सर, नागराज सर नहीं होते थे तो वो मेरे को बॉलीवुड के ऐसे अमिताभ बच्चन के मूवी में तो बहुत ही बड़ा चांस। चांस मिला बोले तो। उसमें अपने सौरभ का भी रैप था। सौरभ, हाँ, सौरभ का पहले से ही था, वो पिक्चर में भी था। हाँ, पिक्चर में भी कहा। यस, मुझे एकदम आखिरी में चांस मिला, एकदम मतलब बोल सकते एकदम लास्ट मूवी। लेकिन जो एंडिंग आपके सॉन्ग से होता है तो पूरे गूज़बम्प आ जाते हैं। मैंने सुना ना पहली बार, तो खतरनाक लगता है, मतलब वो
सही है, वो अच्छा बन गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा बनेगा, पर वो ऐसा हो गया वो। नहीं, क्या है? आपकी जो लिखाई है ना, या उसमें वो दिख जाता है, दिख सब मतलब विजुअल हो जाता है। ऐसा उसका अगर वीडियो भी नहीं बनता था, वो ऑडियो MP3 पे कोई सुनता था, तो वो भी उसको गूज़बम्प आने वाले थे, जो आपने लिखा है। यस वो हो गया, अब एक आधा जैसा हो जाता है मास्टरपीस, वो हो जाए तो हो गया है वो। उसके बाद मेरा सवाल है, आपके जो बड़े भाई हैं, उनका आपकी ज़िंदगी में क्या रोल है? आप उनको कैसे देखते हो? और उसका रोल तो बहुत मतलब महत्वपूर्ण है मेरे इस जीवन में, क्योंकि सबका एक बड़ा भाई रहता ही है और होना भी चाहिए। एक सपोर्ट सिस्टम बोल सकता हूँ मैं उसको। अभी तक के उसकी शादी भी हो गई, बच्चा हाँ। भी हो गया है और वो बचपन से ही होशियार है, मतलब पढ़ाई में बहुत होशियार है। वो भी मस्ती करता था ये मेरे से ज़्यादा मस्ती करता था, पर वो पढ़ाई में बहुत उतना ही होशियार था। पढ़ाई उसकी टीस में हुई, मुंबई टीस में उसका मास्टर हुआ। फिर वहाँ से उसको पता चला कि फॉरेन एजुकेशन रहता है। फिर उनका एक टूर गया था कोलंबिया में, अमेरिका में, तो वहाँ पे देखा बाबा साहब भी स्कूल में पढ़ते थे। फिर वहाँ से उसने देखा कि उस कॉलेज में कैसे पढ़ा है, तो उसने फिर एग्ज़ाम दी। फिर वो कोलंबिया में उसने मास्टर किया, अभी PhD कर रहा है वहाँ पे। तो उसने सब जो भी काम किए उसके खुद के दम पे किए, जॉब वगैरह सब करके। पढ़ाई में ज़्यादा होशियार होने के कारण अभी तक वो फॉरेन में है और अभी मम्मी पापा को भी वो लेके जा रहा है उधर। उधर शादी भी हो गई उसकी, तो अभी उसके वजह से तो बहुत सपोर्ट है मुझे। और कुछ मैं लिखता भी हूँ, कुछ भी हो, तो पहले मैं उसको बताता वेरीफाई हूँ कर। कि हाँ ऐसा ऐसा लिखा है, देख बराबर है क्या। तो फिर वो बताता है कि ये लाइन ऐसी है, थोड़ा ऐसा, ये थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, वो सब वो मतलब गाइडेंस करता है मेरे को। वो भी बाबा साहब के, मतलब बाबा साहब के, वो बाकी भी लोगों के बहुत पढ़ाई करते हैं, उनका वो है मैंने इंटरव्यू। वो बचपन से ही उस मूवमेंट में वो जैसे मेरे पापा थे, पापा के बाद फिर वो बिहार में जाना, समाज के प्रश्न ये करना, हमारे एरिया की देसी दारू बंद कर दिए थे उसने, आंदोलन करके। वो मतलब बहुत पहले से ही बचपन से वो सोशल था, सोशल काम करना उसको पसंद था। अभी भी करते ही है कुछ ना कुछ माध्यम से। तो उसका सपोर्ट बहुत है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी उसका मेरे को ज़्यादा है। तो कुछ ना कुछ वो हेल्प करते रहता है, एक मतलब आपका ये एक बैकअप है ऐसा, बैकअप जैसे ही बोल सकता हूँ मैं। कोई भी काम आ रहा तो आपका बड़ा भाई वहाँ पे हाजिर। वो हाजिर, ऐसा बड़ा भाई सबको मिलना चाहिए। हाँ, ये बराबर है, नसीब वाले को मिली है आस। तो इसके बाद मेरा सवाल ये है कि अभी जो मतलब रैप सीन जो चल रहा है, उसमें सारे लोग जो है, जो बाकी के रैपर है, और आपका जो वे है, आप एक आपकी एक मुहिम, मतलब मुहिम लेके, मतलब एक मूवमेंट की तरह आपके सॉन्ग्स आते हैं। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि जो बाकी के रैपर है, तो उनको ऐसा, मतलब आपको महसूस होता है कि वो, उनको लगता है कि विपिन जो है, जो एक ही वे में सॉन्ग बनाता है, उसका जो वो कमर्शियल नहीं बनाता है, तो ऐसा कभी महसूस हुआ है कि उनको लगता है ऐसा, या आप वो बैरियर ब्रेक करना चाहोगे, ऐसा कुछ? मेरे को लगता है ऐसा कुछ मतलब है, बोलने को तो सब बोलते हैं कि कुछ थोड़ा सा अलग कर, हाँ। ये कर रहा। हाँ, तो ऐसा कभी हुआ है, ऐसा लगा कि यार ये लोग ऐसे सोचते हैं अपने बारे में, ऐसा कभी महसूस हुआ है आपको? हाँ बहुत बार, सभी शुरुआती से ऐसा ही है कि ऐसे गाने तू कर भाई, ऐसे गाने पर ऐसे भी कर, ऐसे भी कर। पर एक्चुअली क्या है वो कि हालांकि ऐसे हाँ मतलब डिसाइड करके रैप नहीं निकलता है, और निकलता हूँ कि अभी ये मुद्दे पे करना है या कुछ। अगर कुछ हो गया तो मैं रैप लिख के डाल देता हूँ, मतलब ये अ, इसको मैं मतलब कमाई का साधन नहीं पकड़ता हूँ, ये सेकेंडरी मेरा एक पैशन है ना। कि ये मेरे को ये विषय अभी मिला है कि ये विषय पे मैंने लिख दिया है, अभी डालने का है। तो ऐसा विषय है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा भी कर, अच्छा करता है तू, कमर्शियल कर कुछ ऐसा वगैरह। कमर्शियल रैप भी लिख के रेडी है मेरे पास, पर ऐसी इच्छा नहीं होती जब तक मेरे को लगता है कि ये मुद्दा मेरे लिए बहुत महत्व का है, तो ये इसको पहले डालना चाहिए, है ना। तो ऐसे ऐसे करते करते ये एक पहचान मेरी ऐसी बन गई। तो अच्छा भी है मेरे लिए, अच्छा भी है क्योंकि इस विषय पे कोई बात नहीं करता, तो इसलिए मैं मेरे रैप के माध्यम से उस पे बात करता हूँ। तो लोग बोलते भी होंगे तो उनका उनका विषय नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने वो हमारी तकलीफें नहीं देखी है। हाँ, हमारे जो हम जो समस्या है, जो समस्या है वो उन्होंने नहीं देखी है, तो उनकी भी बात सही है। यहाँ पे पानी के लिए, बिजली बिजली के लिए, राशन के लिए लोग मर रहे हैं। वो उनकी जगह पे सही है, मतलब उनको लगता है कि ऐसा भी इसने करना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए।
पर मुझको लगता है कि ये हमारे ज़मीन के मुद्दे पहले महत्व के, तो इसलिए वो रिलीज़ करना चाहिए मेरे को। तो इसलिए वो करता हूँ मैं, ऐसा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 वर्ग बहुत होते हैं रैप रैप इंडस्ट्री में। एक कमर्शियल वाले, एक अंडरग्राउंड वाले। तो आपको दोनों में से कौन से सॉन्ग पसंद है? मतलब अंडरग्राउंड सॉन्ग पसंद है या कमर्शियल सॉन्ग पसंद मेरे को दोनों ही पसंद है। सुनते हो आप दोनों? हाँ, बचपन से मैं कमर्शियल गाने सुनते आया हूँ। डांसर भी था मैं, तो वही गाने पे डांस करता था। अंडरग्राउंड के भी अच्छी है, सब अपने-अपनी जगह पे बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि पसंद नापसंद करने का नहीं, सबका जॉनर अलग है। मेरा जॉनर ऐसा है कि मेरे को मेरे विषय पे लिखना है, या जो आता है, जो देख रहा हूँ वो लिखना है। तो मेरे को लगता है कि दोनों ही सब अच्छा है, कमर्शियल भी अच्छा है। अभी फ्यूचर में मेरे कुछ कमर्शियल गाने भी आएँगे। अंडरग्राउंड तो है ही, इसको अंडरग्राउंड ही बोल सकते हैं, जो मैं अभी कर रहा हूँ ऐसा है। मूवमेंट नहीं बोल सकते अपन। मतलब जैसा है कि मैं इस कम्युनिटी से आता हूँ इसलिए ये कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो कल्चर है मेरा, सबका जैसा कल्चर है, सब अपने कल्चर पे बोलते हैं, ये मेरा कल्चर है और वो मैं कल्चर प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। और समाज के प्रश्न में समाज को एक आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ, और रैप की शुरुआत भी उसी से हुई थी। रियलिटी दिखाना, समाज को एक आईना दिखाना, इसका मतलब ही रैप। एक्चुअली ये जॉनर उसी लिए बना कि जो अपनी समस्या है वो लोगों के सामने दिखा सके। बस, और कुछ नहीं। अभी अमरावती से ऐसे कौन से आर्टिस्ट है जिनके 2-3 आर्टिस्ट जिनको आप सुनते हो आपको लगता है कि ये बंदा है, अच्छा है। इसके सॉन्ग में मतलब इसकी लिखाई में है, थोड़ा पावर है। ऐसा कुछ नहीं है, अमरावती के सभी आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। मेरे से भी अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो अभी तक के आए नहीं हैं, उनको चांस नहीं मिला है। अभी हमारा बात अच्छी थी कि हम यहाँ तक अभी पहुँच गए। अभी सौरभ का अच्छा नाम है, उसके बाद में उनके ग्रुप में दर्पण नहीं, मतलब आर्टिस्ट सभी अच्छे, सभी अपनी-अपनी जगह पे बराबर है। पर कैसा है, ज़रूरी नहीं है कि फेमस भी होना है, वो मतलब नंबर का गेम तो है हाँ, नहीं, सारे का वो ऐसा कुछ नहीं कि जो लेवल पे पहुँच गए, तो वो अच्छे आर्टिस्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं। मेरे से भी अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो मैंने सुने हैं अमरावती के, जो अभी तक लोगों के सामने पहुँचे नहीं हैं। बहुत सारे रैपर हैं, अमरावती में तो अभी बहुत सारे रैपर हैं, ऐसे। आप डिस कल्चर को फॉलो करते हो? डिस कल्चर मतलब जो अभी रैप में चालू है, डिस कर देते हैं। किसी का थोड़ा-सा भी ऐसा अगर लगा कि हर आर्टिस्ट डिस मार रहा है एक दूसरे को, तो उसको फॉलो करते हो आप? अभी अपनी इंडिया में डिस बोले तो कैसा है कि मेरा रैप तेरे से अच्छा है, मैं तेरे से अच्छा फ्लो करता हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, तो एक मेरे को बस गालियाँ देना और ये सब। डिस के अपन बहुत सारे मतलब भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं भी बोलूँ तो मेरा भी एक डिस ही है, एक समाज के प्रति एक विरोध विरोधी है, या उनको मैं बता रहा हूँ कि हमारे साथ में क्या हो रहा है या ऐसा है। तो ये मेरा भी एक प्रकार का डीसी है, जो मैं मेरे प्रश्न बता रहा हूँ, है ना? है ना? सब एक हाँ, बोल सकते हैं वैसा। तो एक प्रकार का डीसी बोल सकते हैं इसको भी। सबके वेव्स अलग-अलग है, पर जो अलग डिस करते हैं किसी को हो सकता है उन्होंने ये पार्ट कभी देखा नहीं है, उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया है, तो वो उस प्रकार का डिस निकालते, और मेरा भी बोल सकते हैं कि उन्हें एक प्रकार का ये डीसी है ना? बराबर। ऐसे कोई 2-3 म्यूज़िक डायरेक्टर कि जिनके साथ आपको लगता है कि यार फ्यूचर में इनके साथ मेरे को कोलैबोरेशन करना है? 2-3 तो नहीं बोल सकता कि बहुत सारे हैं, पर अ, जैसे बोल सकता हूँ कि जो-जो बड़े-बड़े लोग हैं, जैसे आपने बोला ए आर रहमान साहब, ऐसे लोगों से कौन नहीं चाहेगा कि हो मतलब कोलैबोरेशन हो। इनके साथ तो आप का काम कर चुके हो, अजय अतुल सर। यस, मतलब पर लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है। यस, यस। पर जैसा चाहिए, मन को जैसा चाहिए वैसा काम भी चाहिए ना, कि कम से कम 2-3 मिनट का काम हो, है ना? पर उतना भी काम बहुत मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी बात है। एक पूरा वर्ष है आपका। यस, तो ऐसे 2-3 तो नहीं बता सकता, पर बहुत सारे आर्टिस्ट है, अभी मैं उनको मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता कि सभी एक अच्छा किसी का ना, हाँ, बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट है, जिनके साथ भी काम करने का मौका मिला वो मेरे लिए अच्छा ही है। तो आप पढ़ते हो, किताब वगैरह पढ़ते हो? किताब में ऐसा रेगुलरली नहीं पढ़ता हूँ, पर ऐसा लगा कि मेरे को ये रैप के लिए ये विषय पे मेरे को करना है, तो ये किताब महत्व की है, तो मैं वो किताब कब खत्म कर दूंगा पढ़ के, ये मेरे को भी नहीं पता। ऐसे ऐसे टाइप में कोई किताब जो फ़ेवरेट हो अभी तक पढ़ी हुई? भी मैंने मुक्ति कौन पते बाबा साहब की पढ़ी थी। बाबा साहब की। यस,
जब मर्डर इन कोर्ट रूम की जो सीरीज थी वो महिलाओं के विषय पे ही थी वो। तो महिलाओं पे वो मतलब बोलते ना काल से होने वाला शोषण, तो उसमें मेरे को पता चला कि कैसा कैसा होता था सब, है ना। तो वो किताब मैंने कब पढ़ लिया था, फिर वहां से मेरे को बहुत सारा कुछ लिखने के लिए मिला, विषय समझे कि ऐसा होता था। तो फिर उस किताब से मेरे को बहुत हेल्प मिली लिखने के लिए। तो ऐसा कुछ भी रहा कि मेरे को ये विषय पे लिखना है और ये किताब महत्व की है, तो मैं वो पढ़ लेता हूँ ऐसा है। और ऐसे कोई अभी जो जो 3 बड़े कमर्शियल रैपर कि जिनको आप सुनते हो, कि सुना है? सुनता तो बहुत आर्टिस्ट हूँ मैं, कमर्शियल बोले तो अभी कमर्शियल में कौन है, हनी सिंह है, ये सब बात है, बादशाह है वगैरह। सुनता तो कमर्शियल से उनको भी, आप सभी जॉनर के मैं रैप सुनता हूँ, क्योंकि सभी अपने अपने जगह पे बराबर है। वो उनका काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। पर बोल सकते हैं कि अच्छे हैं सभी, सभी आर्टिस्ट अपने अपने जगह पे अच्छे हैं। कमर्शियल में अभी हनी सिंह है, बादशाह है, और भी मेरे फेवरेट रैपर्स है डिवाइन, अभी अपने निजनी, महाराष्ट्र के भी बड़े काम कर रहे हैं, संभाटा वगैरह। संबाटा। संबाटा भी जबरदस्त है। हेड स्प्रिट है, संभाट उसके बाद हाँ, एमसी मवाली करके है, मावाली। स्वदेशी टीम। ये सभी सभी लोग अच्छे हैं, ऐसा है, क्योंकि उनके विषय सब अपने अपने विषय अलग है, सबके विषय अलग है, और वो उनकी जगह पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और सभी अच्छे हैं, मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं। रियलिटी शो को कैसे देखते हो आप? जो म्यूजिक रियलिटी शो है, उसमें क्या लगता है आप? उसके रियलिटी शो बोले तो जैसे कि हसल आया था, इंडियन आइडल आया बराबर बराबर। था, ज्यादा से ज्यादा इसमें अभी एक बैक स्टोरी बना देते हैं आर्टिस्ट की। उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी बचपन से अपन देखते आ रहे रियलिटी शो, तो उनका स्क्रिप्टेड वाइज है सब, कि उनकी स्टोरी कैसे बताना है वगैरह। पर अभी जो रैप के बारे में अगर बोलते होंगे तो हसल अभी आया है, तो उसमें तो कभी मैंने ट्राई किया नहीं। जाना चाहोगे आप अगर? अ, वाह क्यों नहीं, क्योंकि वहां से एक एक हाई और मिल जाएगी थोड़ी। बोले तो छुपा हुआ टैलेंट वहां से लोगों तक रीच ज्यादा मिल जाएगी। वर्ल्ड वाइड जा रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। अभी अपने अमरावती का सौरभ भी गया था, तो सेकंड रनर थर्ड रनर अप था वो, उसको एक गोल्डन पेन है वो है यस। राइटिंग। तो ये बहुत महत्व की बात है ना, कि वहां से अपनी पहचान हो रही है। अभी मैं लिमिटेड हूँ, 10-20 हजार लोग सुनते होंगे मुझे, पर वहां पे जाने के बाद में मिलियंस लोग सुन रहे हैं, वहां पे फॉलो कर रहे हैं। तो अच्छी बात है ये, कि आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो अच्छी बात है ये जो। और अभी आप जो करते हो, आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर हो, मतलब Yes. सिंगर राइटर हो। तो आप क्या किसी बड़े लेबल के साथ साइन होना चाहोगे? मतलब जैसे अभी इंडिया में काम करते गली गैंग है, कलमकार है, और एम ए बंटाई का है, तो डिपेंड है कि वो मेरे को करते हैं कि नहीं, मेरे जॉनर जो है उनको एक्सेप्ट है कि नहीं। अगर वो बोलते होंगे कि ऐसा, अगर सामने से डील आती है कोई म्यूजिक कंपनीज की, तो आप हाँ, तो मेरे को तो गरज ही है वैसे ही भाई, कि एक एक गाने को 1-1 2-2 लाख रुपए खर्चा लगता उससे भी मतलब है, ज्यादा ही अगर रास्ते वगैरह शूट किया प्रोडक्शन, तो तो उससे भी ज्यादा ही लगता है। अगर कोई उसका खर्चा उठा रहा है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, कि मेरे को पुशअप मिलेगा एक, तो मैं रेडी हो, ऐसा कुछ आया तो। मतलब है तैयारी है यस तैयार। करने के लिए। और कुछ दिनों में हमें कुछ कमर्शियल सॉन्ग भी सुनने को मिलेगा अभी। बिल्कुल, मेरे बहुत सारे लिख के रेडी है। तो यार एक ऐसा टाइम, ऐसा एक देख रहा हूँ कि ये टाइम है, सही टाइम देखना चाह रहा हूँ कि ये सही टाइम पे अपन रिलीज जाना चाहिए कर ऐसे रहा हूँ। होंगे। लिख के रेडी है बहुत सारे गाने ऐसा। अभी आपका कोई नया सॉन्ग आ रहा है? अभी एक मेरा रिसेंटली 25 मार्च को रिलीज हुआ है, ये बाबा साहब की जयंती के ऊपर। हर साल मेरा एक गाना आता ही है जयंती के ऊपर। जय भीम कड़क तो मैंने सुनी। यस। तो शुरुआत ऐसी हुई थी कि कुछ तो भी डीजे टाइप बजे, या कुछ एजुकेशनल उसमें से कुछ नॉलेज आए हाँ एक मेरे रैप से। तो मैंने पहले जय भीम कड़क 1 निकाला था, हाँ, वो सुना है मैंने। फिर 2 निकाला, फिर 3 निकाला, फिर अभी एक मैंने बोला ऐसी सीरीज चलती रहेंगी, तो अभी कुछ तो भी अलग, तो ये कुछ हटके रैप है। इसमें मैंने इंग्लिश भी ट्राई किया है, मराठी भी है, और हिंदी में है ये रैप। ये अभी एक 25 मार्च को रिलीज हो गया है। अभी अच्छा रिस्पांस है, लोगों का अच्छा रिस्पांस है। एक जय भीम वाला पुट्टा करके, हाँ, यस, जय भीम वाला रैपर करके मैंने वो रिलीज किया है। सबका रिस्पांस अच्छा है, अभी देखते हैं आगे कैसा होता है।
और आपका एक 8 पार्ट मूवीज प्रोडक्शन के जो चैनल है उनके भी उस पे भी आपके एक सॉन्ग आया था येस. बाईपन माझा बाईपन हरवलाय असं कुछ येस. माझा बाईपन उसका टाइटल. उसमें जो लेडीज सिंगर उसका यस. नाम क्या था उनका नाम शीतल साठे था. वो बहुत अच्छे शायर है. थोड़ा लोक शायर बोलते हैं अपन. वो बहुत रिस्पेक्टफुल, मतलब मैं बचपन से उनको सुनते आ रहा हूँ. उनके साथ में काम करने का मौका मिला. वैसे नेटफ्लिक्स में भी उनके साथ में हमारा कोलैबोरेशन था, एमसी मवाली और शीतल साठे और मेरा. तो तब से, उससे पहले से जानता हूँ मैं. जैसे मुझे पता चला कि एमसी मावली और शीतल साठे भी इसमें है, तो और खुशी हो गई कि इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ हमें काम करने मिल रहा है. तो फिर वैसे ही मेरी मुलाकात होने के बाद मैंने उनको एक मेरा रैप सुनाया था कि ये मेरा ऐसा महिलाओं के विषय पे रैप है. तो उन्होंने फिर एक अच्छी हुक लाइन लिख के दिए. उनके सचिन माली ने उनकी हुक लाइन लिखी और पूरा रैप मैंने लिखा था. फिर ये गाना मैंने एक नागराज सर से एक मीटिंग में मैंने उनको सुनाया. तो उनको अच्छा लगा. वो बोले कि मैं करता हूँ ये गाना, मैं प्रोड्यूस करता हूँ. तो फिर मैंने बोला और अच्छा. खाशाबा मूवी में कुछ आ रहा है क्या आपका नहीं, खाशबा में नहीं आ रहा है, पर बोल नहीं सकते क्योंकि आ भी सकता है अभी उसका म्यूजिक का पार्ट बाकी है बाकी है. पर नहीं, जैसे ही है, मतलब होता था तो अभी तक ये करते थे. पर ऐसा डिपेंड है ना कि वो अभी एक स्पोर्टमैन के ऊपर है, कुश्ती के ऊपर मूवी है वो. तो डिपेंड है कि मेरी लैंग्वेज आती है विदर्भ की थोड़ी. तो डिपेंड है कि वो लोग, उधर हाँ, की स्टोरी है तो उधर के आर्टिस्ट कोल्हापुर में कोल्हापुर की ऐसा है. ऐसा बोल नहीं सकते कब किसी का क्या हो सकता है. आया तो आया. खाशबा में मैंने उसका ट्रीजर का म्यूजिक किया था. अच्छा हाँ. हाँ मैंने आपकी स्टोरी वगैरह देखी थी यस, उसका म्यूजिक किया था. तो देखते हैं आगे क्या होता है. ऐसा आते रहते हैं काम. नागराज सर के साथ में तो बातचीत चालू रहती है. उनके फोन आते रहते हैं. कभी गया तो मिलने जाता हूँ. फिर हम हमारी बातें. फिर कभी या तो कोई किधर भी लेके जाते हो ऐसा. बहुत अच्छे रिलेशन हो गए उनके साथ में अभी. ऐसा है. थोड़ा अपने आपका जो लेबल है रैप्टोली जो आपने तैयार किया था उसके बारे में थोड़ा बताइए रैप्टोली इसलिए मैंने, कितने लोग हैं अभी उसमें उसमें तो बहुत सारे लोग हैं. बोले तो 10-12 लोग हैं उसमें. कैमरा टीम्स, एडिटर, ये प्रोडक्शन संभालने वाले, ऐसे बहुत सारे. ऐसे फिक्स नहीं है, आते जाते रहते हैं. आर्टिस्ट करके 4-5 लोग हैं. एक मेरा मेरे घर के पास का लड़का भी उसमें मेरा भाई मंगेश मंगेश इंगोले है, गौरव इंगोले है. उसके बाद में जैसे जैसे ऐड होते हैं वैसा ऐसा है नहीं, पर पुराने लोग हम मंगेश, गौरव और मैं, 3 लोगों ने हमने शुरू किया था ये. तो ये रैप्टोली प्लेटफॉर्म इसलिए ये किया था क्योंकि म्यूजिक बनाने के लिए, गाने बनाने के लिए बहुत खर्चा लगता है. तो एक ऐसा चैनल होना चाहिए अपना जो प्लेटफॉर्म दे लोगों को. तो फिर ऐसे ऐसे हम नए नए आर्टिस्ट को लेते रहते हैं और उस पे गाने रिलीज करते हैं. ऐसा है. अभी क्या आप 3-4 लोगों का कोई आएगा साइफर वगैरह उस पे नहीं, आ रहा है क्या अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि सब अपने अपने, एक उम्र होने के बाद में सब अपने अपने करियर में लग गए हैं. ऐसा है. अभी मेरा ऐसा था कि मैं ही खुद ऐसा हूँ कि थोड़ा 100% मैं इस फील्ड को दे रहा हूँ क्योंकि मेरा कुछ अच्छा हो रहा है इसमें. अगर नहीं होता था तो मैं भी एक आधा जॉब करके ये करता था. फिर भी अभी भी मैंने रैप को सेकंड इस पे ही रखा है. पहला मैं मेरे वीडियो एडिटिंग के कुछ काम करते रहता हूँ. मेरे टी शर्ट्स ऊँचे में करके एक ब्रांड मैंने ये किया है, टी शर्ट्स का, हुडीज का. तो वो एक चालू है ऐसा बिजनेस ऊँचे में. ऊंचे में ऊँचे में. अच्छा और मेरे भाई का भी है कुछ खेती के काम वगैरह ऐसा करके. फिर मैं सेकंड इसको देता हूँ रैप को. और ऐसा कुछ नहीं, पैशन करके जो ऐसा लिखा है, जो लिखा वो रिलीज कर दिया. ऐसा है. उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या आएगा, ये इस पे. जैसे भी लिखते हो आप लेकिन ये बहुत हार्ड लिखते हो बाकी लोगों से तो ये मतलब उसमें दिखती है अलग झलक दिखती है अपने एक जो मिट्टी है वो दिखती है लोगों की समस्याएं दिखती है हाँ, कुछ अलग है इसलिए लोगों को पसंद भी आ रहा है, या पसंद भी आ रहा है. ऐसा है. मास के पास वो सॉन्ग भी पहुंच रहा है यस, लोगों तक पहुंच रहा भी है. थैंक यू आप आए हमारे चैनल पे बहुत दिनों से बात चल रही थी आपसे तब 1 साल पहले मैं आपको मिला था हाँ, तो अपन मिले थे एक साथ. उधर कैंटीन में बैठे थे यस. तब से आज ये समय निकला कि आपका कि आप आ सके यहाँ पे तो थैंक यू भाई आप यहाँ पे आए आपने अपना समय दिया
और अपनी जर्नी है वो बताई, हमारे साथ शेयर की। तो फिर से आपका दिल से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, मुझे यहाँ पे बुलाया। और जितने भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।